एक ऐसी दुनिया में जहां अमेरिका और रशिया स्ट्रेटेजिक राइवल्स हैं, रशिया और चाइना की पार्टनरशिप जो है वो डीपन हो रही है और इंडिया अमेरिका के साथ एक भी एक मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बिल्ट अप कर रहा है। उसी वक्त में जब इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर मॉस्को पहुंचते हैं, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक पावरफुल मैसेज है कि भारत किसी भी कैंप में बढ़ने के लिए रेडी नहीं है। बल्कि ये कहना चाहिए कि जिस तरह से एस जयशंकर साहब रशिया के 2 डे विजिट पर हैं, 27 की हम बात करें, इंडिया रशिया जो है वो इंटर गवर्नमेंटल कमीशन को रशिया जो है फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस के साथ में को चेयर करेंगे। उनकी जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लेवरोव है उससे भी मीटिंग होनी है, जहां बायलेटरल रीजनल और जो ग्लोबल इशू है उस पर डिस्कशन एक्सपेक्टेड है, जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब सवाल ये है कि मॉस्को क्यों, और जो अभी समय है वो, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जियोपॉलिटिक्स में। एक तरफ वेस्ट रशिया को इकोनॉमिकली आइसोलेट करने के लिए जो पॉलिसी है वो फॉलो कर रहा है, दूसरी तरफ भारत रशिया के साथ अपने हिस्टोरिक रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए ट्रेड, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन को एक्सपेंड करना चाहता है। अब इसी बीच में जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है वो रैपिडली चेंज हो रही है, एनर्जी राउट्स अनस्टेबल है, वेस्ट एशिया वॉलेटाइल है, साथ ही यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस को रीशेप किया है और चाइना का राइज इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चैलेंज बना हुआ है। तो क्या जो जयशंकर जी का मॉस्को विजिट है वो एक सिंपल बायलैटरल मीटिंग है, या फिर भारत जो है वो अपनी इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर रहा है? सवाल बहुत सारे हैं और हम उन्हीं सवालों के जवाब आज इस चर्चा में तलाश करेंगे। और इस चर्चा में एक बार फिर से चर्चा के लिए मौजूद है उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, एस जयशंकर जी मॉस्को में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि रशिया इंडिया के लिए अब भी टाइम टेस्टेड फ्रेंड है या फिर रिलेशनशिप को कम्प्लीटली रीडिफाइन करने की जरूरत है? काफी कुछ लेटली हमने बदलते हुए देखा है, रशिया पाकिस्तान के संबंध भी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जियोपॉलिटिकली। देखिए अंबर जी, भारत और रशिया के बीच में जो संबंध है वो हिस्टोरिक है। 1971 के अंदर भी सोवियत यूनियन ने अपनी सबमरीन भेज के अमेरिकन सेवन फ्लीट को काउंटर किया था इंडियन ओशन रीजन में। भारत ने एक स्पेक्टेकुलर विक्ट्री अचीव की थी पाकिस्तान के ऊपर। 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया था। अब भारत के जो अभी वर्तमान विदेश मंत्री है एस जयशंकर, वो मॉस्को की यात्रा पे गए हैं। देखिए, एक तरह तो इसको इंटर गवर्नमेंटल जो है वो एक तरह से बताया जा रहा है, पर ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कोऑपरेशन इन वाइड एरियाज ऐसे बिल्डअप करने का एक तरह से एस जयशंकर ट्राई कर रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले पुतिन ने बोला था कि डॉलर बेस्ड जो वेस्टर्न आर्किटेक्चर है, फिनेंशियल आर्किटेक्चर और क्लियरिंग बैंक्स है, उसके इंडिपेंडेंट ब्रिक्स को एक नया पेमेंट सिस्टम बनाना चाहिए और इंटरलिंकिंग करना चाहिए। और ब्रिक्स के अंदर ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजाशकियन, वो भी आने वाले हैं ब्रिक्स समिट में। दोनों ने ये बात की थी। और आपको ये भी मालूम है कि चाइना जो है ब्रिक्स की कॉमन करेंसी निकालना चाहता है। और अमेरिका ने भी भारत और सब लोगों को वार्निंग दी है कि अगर आपने ब्रिक्स करेंसी लॉन्च कर दी तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। इसलिए कुछ दिन पहले यूएस के दोनों हाउसेस ने एक बिल लेके आए थे जिसमें इंडिया और चाइना को टारगेट करने की बात की गई थी, क्योंकि वो रशिया से तेल ले रहे हैं। तो ये एक तरह से जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड चल रहा है जिसमें बहुत सारी चीजें इंटरलिंक भी है। और सबसे पहले इसके अंदर जो है कि अगले महीने सितंबर 12 और 13 को ब्रिक्स समिट होने वाली है। और ब्रिक्स समिट के अंदर जो अमेरिका नहीं चाहता कि ऐसा कोई पेमेंट सिस्टम आए तो चाइना डोमिनेट करे। अमेरिका चाहता है कि डॉलर का वर्चस्व खत्म भी हो जाए, एक नया वर्चस्व आ जाए। पर उसके अंदर ऐसा ना हो कि अमेरिका को चाइना रिप्लेस कर दे, युआन रिप्लेस कर दे। तो युआनाइजेशन नहीं चाहता अमेरिका। भारत भी यूएनाइजेशन नहीं चाहता। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। हम एक तरह से बोल रहे हैं कि हमें ब्रिक्स के जो मैसेजिंग सिस्टम से उसको इंटरलिंक करने की जरूरत है।
पर उसमें हम बात कर रहे हैं एक तरह से मल्टी जो नेशन का सीबीडीसीज है, उसके अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए सारी करेंसी की। भारत उसको लेके बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये मैसेज कन्वे करने गए हैं, और इसी के ऊपर एक तरह से भारत जो है बैलेंस करना चाहता है अपने टाइज विद अमेरिका, अपने टाइज विद रशिया, और ब्रिक्स के अंदर जो अपना इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ाना चाहता है। तो ये बहुत ही डेलिकेट वाला चीज है जिसको बैलेंसिंग करना बहुत मुश्किल है। देखिए अगले महीने स्को समिट जो है होने वाली है शायद कजाकिस्तान के अंदर। उसके बाद आप ये देखेंगे कि मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन शायद उसमें भी मिलेंगे। फिर वापस सितंबर 12 और 13 तारीख को मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन वापस ब्रिक्स समिट में मिलने वाले हैं। फिर बाद में आपको बता देता हूं कि G21 का समिट होने वाला है नवंबर में, जो अमेरिका के मार्लागो में हो रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और उसके बाद इंडिया और रशिया के बीच में जो हेड ऑफ द स्टेट मीटिंग होती है, उसके लिए शायद मोदी जी जो है रशिया जा सकते हैं। तो बहुत एक तरह से पैक्ड शेड्यूल है। और इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज है डिफेंस का और कोऑपरेशन की बात आ रही है। और भारत का जो हमारा जो मेन फाइटर जेट है सुखोई, उसको सुपर सुखोई बनाने के लिए ऑलरेडी बातचीत चालू हो चुकी है। रशियन जो इंजीनियर्स है उन्होंने नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्लांट को विजिट भी किया है, और वो 63,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, वो फाइनलाइज हो सकता है। उसके जी साथ रशिया हमको सुखोई 57, S-70 और आर जो 37 जो मिसाइल्स है और किंजर मिसाइल्स ऑफर कर रहा है। पर भारत जी ने अभी तक उसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं लिया। देखिए अंबर बिल्कुल जी, देखिए अंबर जी, उसके अलावा आप ये देखिए भारत और रशिया एविएशन सेक्टर में भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली उसके ऊपर भी डील हो सकती है। फिर भारत और रशिया जो है जो एडवांस एरो इंजिन हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। फिर भारत और रशिया जो है आर्टिक के अंदर दोनों साथ में मिलके नेविगेशन करना चाहते हैं। इसलिए रशिया जो है भारत के साथ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, वेगन जो रेलवे वैगन्स बनाते हैं और उसके सुरक्षा जो तंत्र है वो सब भारत से लेना चाहता है। ट्रेड भारत जी के साथ वो बढ़ाना चाहता है, जो अभी 70 बिलियन है वो 100 बिलियन करना चाहता है। तो ये सब जी बात भी हो सकती है। ये बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट विजिट है, आप ये देख लीजिए, जिसके अंदर जो कन्वेंशनल जो बातें हैं उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है। जैसे रशिया चाहता है कि 1 मिलियन वर्कर्स चाहिए उसके व्लादिवोस्टॉक के लिए, और आपको मालूम है अगर इंडिया से 10 लाख लोग उधर व्लादिवोस्टॉक काम करने गए तो उनको पेमेंट मिलेंगे रूबल्स में। तो रूबल और रुपी की इंटरलिंकिंग जो है यूपीआई, उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं भारत और रशिया के बीच में जो डिस्कशन स्टेज पे है, वो फाइनलाइजेशन स्टेज में भी आ सकता है। और आपको मालूम है भारत और रशिया दोनों ईएयू, भारत और रशिया के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की भी बात हो रही है। रशिया जो है ईएईयू का मेंबर है, जिसके अंदर वो ग्रुप किसका है, रशिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स का है। और आगे ये जो विजिट होने वाली है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, उसमें आप देख सकते हैं कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के ऊपर कुछ बातचीत, कुछ प्रोग्रेस हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है विच इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। सीरीज ऑफ मीटिंग्स है। जी तो रशिया और चाइना की अगर हम स्ट्रेटेजिक प्रॉक्सिमिटी की बात कर रहे हैं तो वो काफी समय से हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो क्या जो मॉस्को और न्यू दिल्ली है और साथ ही बीजिंग, इसके बीच में जो बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, और क्या इंडिया के लिए ये कंफर्टेबल क्वेश्चन है कि क्या रशिया फ्यूचर में भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी रह सकता है और चाइना का क्लोजेस्ट पार्टनर भी? देखिए आज ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड विच कैन एक्ट एज अ बैलेंसिंग पावर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज रशिया। रशिया का जो ट्रेड है चाइना के साथ वो 250 टू 260 बिलियन डॉलर्स है। भारत के साथ उसका ट्रेड 70 बिलियन डॉलर्स ही है। अमर जी, सबसे बड़ी बात आप ये देख लीजिए कि चाइना जो है वो रशिया के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको वो बहुत ही एक तरह से वो वेस्टर्न सैंक्शंस के बाद वो होलसेल में ले रहा है, पूरा स्टॉक ले रहा है। तो कहीं ना कहीं रशिया के लिए
एक तरह से चाइना पर जो डिपेंडेंस है वो अभी जरूरी है, भारत को भी मालूम है। और इसी के मद्देनजर आप देखिए, भारत जो है अपना ट्रेड बढ़ाना चाहता है। जो रशिया और चाइना का ट्रेड है, अगर थोड़ा सा भी शिफ्ट भारत की तरफ होता है, तो एक तरह से रशिया अपना डिपेंडेंस खुद चाइना के ऊपर कम भी करना चाहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फ्यूचर में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो रशिया जो है एक एक्ट एज अ पीस मेकर, एक एक्ट एज अ काउंटर वेट बिटवीन बोथ द पार्टीज। और जी जिनपिंग के रिलेशन पुतिन के साथ भी अच्छे हैं, पुतिन के रिलेशन दोनों लीडर्स के साथ अच्छे हैं, मोदी जी के साथ और जी जिनपिंग के साथ। तो जी। आज ये जो हमें जो गर्मजोशी थी लास्ट ईयर, जो चाइना के अंदर जो समिट हुआ था, उसके अंदर भी हमने देखा था। तो बिल्कुल। ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक विजिट है। और जयशंकर जी ये फाउंडेशन ले करने जा रहे हैं। एक चीज है, बिल्कुल। आपने सुना होगा कि डेनिस मनोत्रो जो रशिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने लास्ट टाइम ये भी बोला था कि रशिया से लेके भारत के बीच में एक रेल लिंक बिछाई जानी चाहिए। अभी जो हम तेल और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज भेजते हैं, उसमें 35 दिन लगते हैं। अगर ये रेल लाइन बिछ जाती है, तो ये जो ड्यूरेशन है 7 दिन के अंदर हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी कुछ बातचीत हो सकती है, उसकी रूपरेखा कैसे होगी, कि क्या रशिया भारत को पीओजेके के एनेक्सेशन में उसका हमारा साथ देने वाला है। भारत एक तरह से ये बताने वाला है कि ये जो आइडिया है तभी कारगर हो सकता है जब वो टेरिटरी भारत की एरिया में हो। क्योंकि कोई भी रेलवे लाइन अगर पाकिस्तान होके आती है या पाकिस्तान कंट्रोल टेरिटरी से आती है, भारत उसको मानने वाला नहीं है। और आप ये भी जी। देखिए कि जिस भारत और रशिया का जो कन्वर्जेंस है, वो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को सपोर्ट भी दे रहे हैं। और रशिया जी। जो है भारत के अंदर स्मॉल मीडियम रिएक्टर्स के टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत हद तक अग्रेसिवली बिड कर रहा है। और कुछ दिन पहले रशिया ने बोल भी दिया था कि बांग्लादेश को, कि अगर आपको हमसे ट्रेड करना है, तो आपको इंडियन रुपीस में भी करना पड़ेगा। तो एक तरह से आप देखिए कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के लिए भी रशिया ने भारत को चुना है, और भारतीय रुपी को स्ट्रॉन्ग करेगा इससे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, रशिया ने भारत जी। के लिए एक तरह से कुबेर का बिल्कुल। खजाना खोल दिया है। और हमें इसको दोनों हाथों से समेटने की हमें कोशिश करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। जी। वैसे एनर्जी अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ग्लोबल जो सैंक्शन है और साथ ही जो जियोपॉलिटिकल प्रेशर है, कॉन्स्टेंटली जो एनर्जी ट्रेड है उसको काफी कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। क्या भारत जो है वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को जियोपॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा या फिर अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग? और क्या रशिया जो है वो भारत के लॉन्ग टर्म एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का रिलायबल पार्टनर रह सकता है? देखिए अमर जी, सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि रशिया के अंदर जो सक्लेन ऑयल फील्ड्स है, उसमें ओएनजीसी का बहुत बड़ा स्टेक है। और अभी भारत की ओएनजीसी को वेनेजुएला के अंदर भी उसका जो स्टेक है, उसको उसको यूएस की अप्रूवल मिल चुकी है। मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि भारत अपना जो इंटरेस्ट है वो बैलेंस करेगा। अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट, अपना एनर्जी इंटरेस्ट, अपना जो बायलैटरल रिलेशंस है अमेरिका से, भारत उसको भी इग्नोर नहीं कर सकता। क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच में बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर और आईटी रिलेटेबल सर्विसेज का बहुत बड़ा ट्रेड होता है। भारत के लोग जो है अमेरिका से ज्यादा रेमिटेंसेस भारत को उधर से आता है। तो भारत को वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी देखने की जरूरत है, बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है। भारत एक तरह से अवॉइड कर रहा है कि ब्रिक्स का जो प्लेटफॉर्म जो है एंटी वेस्ट ना बने, एंटी अमेरिका ना बने, एंटी डॉलर नहीं बने, एंटी डॉलर नहीं बने। वो चाहता है कि वो जो ब्रिक्स का फोरम है वो नॉन अमेरिका हो सकता है, नॉन नेटो हो सकता है, पर एंटी नहीं होना चाहिए। और एंटी का मतलब ये है कि नया ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करो या यूपीआई और बाकी पेमेंट सिस्टम को इंटरलिंक करो, भारत उसको भी बढ़ावा नहीं दे रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि रशिया और इंडिया दोनों को मालूम है कि जिस दिन कॉमन करेंसी आ जाएगी तो चाइना जो है वो डोमिनेट करेगा। इसके लिए अब देखिए कि रशिया हमेशा इंडिया को चुन रहा है, क्योंकि एज अ स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट अगेंस्ट चाइना। और आपको ये भी मालूम है, सर्गेई गौर जो है अभी भारत की यात्रा पे हैं, और कुछ 2-3 दिन पहले वो कश्मीर गए थे
और उन्होंने बोला था कश्मीर इज इक्वल टू इंडिया। उसके बाद सुनने में आ रहा है कि वो लद्दाख जाने वाले हैं। कश्मीर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, ही सेड। हाँ, वही बोल रहा हूँ, कश्मीर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया बोल दिया। और वो लद्दाख भी जा रहे हैं, और लद्दाख के अंदर वहां पर वो तिब्बतियन कार्ड भी रेस कर सकते हैं। वहां पर जाके दलाई लामा से भी उनकी मीटिंग हो सकती है। और आपने ये भी देखा है कि कैसे ये मक्का पैक्ट बना है, और मक्का पैक्ट के अंदर पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया ने एक रिलायंस बना दिया है with बांग्लादेश। अभी तो रिपोर्ट ये भी आ रही है कि सऊदी अरेबिया ने ईरान को इनवाइट किया है कि मक्का पैक्ट ज्वाइन कर ले। तो अमेरिका भी इन जो गल्फ नेशंस है इनको मजा चखाना चाहता है, और उसको मालूम पड़ गया कि इंडिया के अलावा कोई भी ने जो फॉर्मेशन है वो सबके साथ, अगर किसी के रिश्ते अच्छे हैं वो भारत के साथ है। और वो भारत के जो दुश्मन है चाइना, टर्की, पाकिस्तान, उन सबको अगर काउंटर करना है, और अमेरिका और इंडिया के इंटरेस्ट अब अलाइन हो रहे हैं साथ में, इसके लिए सर्गेई गौर ने बोला है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील है, मोरलेस फाइनलाइज हो चुकी है। और आपको ये भी मालूम है कि नवंबर के अंदर जो समिट होगी उसको डोनाल्ड ट्रंप सक्सेस बनवाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने घर, अपने होम टाउन में वो मीटिंग रख रहे हैं। तो ये सब चीज एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि अब आज ऐसा है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में इंडिया और अमेरिका के जो इंटरेस्ट है दोनों अलाइन हो रहे हैं। दोनों को प्रायोरिटी नंबर वन जो इस चीज में मैं एक सवाल कहना चाहती हूँ यहाँ पर, और मैं इस सवाल का इंतजार कर रही थी कि आपका जवाब कंप्लीट हो जाए तो मैं आपसे पूछूं। इंडिया जो है वो क्वाड में भी है, अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन भी काफी डिपेंड कर रहा है, यूरोप के साथ भी इकोनॉमिक एंगेजमेंट एक्सपेंड हो रही है, और फिर रशिया के साथ हम देखते हैं कि जो हिस्टोरिक टाइज है उनको भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है। क्या ये डिप्लोमेटिक कॉन्ट्रडिक्शन है, या फिर ये कहें कि ये भारत की बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ? भारत अपनी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ डिस्प्ले कर रहा है। अब देखिए, जापान के जब डिफेंस मिनिस्टर आते हैं वो बोलते हैं हम भारत के साथ मिलकर शिप्स बनाएंगे। क्वाड में दोनों ही मेंबर हैं, ठीक है, इंडिया जापान दोनों मेंबर्स है क्वाड के। भारत और इसराइल के बीच में डिफेंस पार्टनरशिप की बात हो रही है, इंटरलिंकिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम्स की बात हो रही है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही है। दोनों I2U2 का मेंबर भी है, ठीक है, इंडिया, इसराइल, यूएई और अमेरिका। तो आप ये देखिए कि भारत के पास एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, वो किसी भी कंट्री के साथ मिलकर बात कर सकता है। और आप ये देखिए कि चाइना के लिए, चाइना में भी हमारे जो NSA हैं, अजीत डोभाल जी, वो भी गए हुए हैं, और उन्होंने चाइना को भी समझा दिया है कि अगर आपने टर्की के साथ मिलके पाकिस्तान को आर्म किया तो हम भारत जो है अमेरिका के साथ मिलके तिब्बतियन कार्ड खेल देगा, फिर बाद में आपके लिए तकलीफ हो जाएगा। ये एक तरह से जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड चल रहा है, बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी चीजें चल रही है अंबर जी। हमको इस विजिट्स को एक तरह से फ्यूचर डेवलपमेंट्स जो होंगे उसके हिसाब से करना पड़ेगा। बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स साथ में हो रहे हैं और वेरी फास्ट पेस्ड हो रहे हैं, किसी को समझ में भी नहीं आ रहा है। बट व्हाट इज हैपनिंग इज इंडिया इज प्लेइंग इट्स मूव्स वेरी केयरफुली। और हमारे जो एस जयशंकर है, इसी के लिए वो रशिया के साथ गए हैं, 2 दिन की यात्रा पे गए हैं। अचानक ये यात्रा मतलब प्लान की गई है, मतलब पहले से किसी को मालूम नहीं था, अचानक बोला गया है। तो इसका मतलब ये देखिए कि पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें हो रही होगी कि कैसे अमेरिका को टैकल किया जाए, चाइना को कंटेन कैसे किया जाए, टर्की को कैसे एक तरह से संभाला जाए, और जियोपॉलिटिकली मिडिल ईस्ट के अंदर, आप वेस्ट एशिया के अंदर कैसे अब हमको आगे मूव करना, ये सब चीज बातचीत हो रही होगी। और साथ में भारत अपने इंटरेस्ट जो है वो भी सिक्योर कर रहा है, एनर्जी इंटरेस्ट, डिफेंस इंटरेस्ट, फिर बाद में एविएशन देख लीजिए, फिर बाद में आप ये देखिए कि रशिया प्रमोट कर रहा है इंडियन रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन को। ये और एक तरह से इंटरलिंकिंग भी हो सकता है बिटवीन यूपीआई एंड रशिया का जो मीर सिस्टम है उनके बीच में भी हो सकता है। बहुत सारे जो इंडिया और रशिया के बीच में जो टॉक्स चल रहे हैं ट्रेड को बढ़ाने के, उसके ऊपर भी आप ये देख सकते हैं कि कुछ डिक्लेरेशंस आ जाए
क्योंकि सीरीज ऑफ मीटिंग्स होने वाली है। एक चीज बता देता हूँ, ब्रिक्स की समिट में ब्रह्मोस की भी प्रदर्शनी की जाएगी। भारत जो है जी जी पता है। जी ब्रह्मोस को जी आप बेचने के बताइए लिए स्टार्टिंग में। ब्रह्मोस को बेचने के लिए ब्राजील, यूएई, इंडोनेशिया और सऊदी अरेबिया को भी दिखाने वाला है। और उस जी समय आपको मालूम है कि ब्रह्मोस जो है भारत और रशिया का जॉइंट पार्टनरशिप है, और वहां पर पुतिन भी रहेंगे। तो उस समय एक समय समझ लीजिए कि पोटेंशियल बायर भी रहेगा, आपका पार्टनर भी रहेगा, तो डिफेंस डील्स भी स्ट्रांग हो जाएगी। और जी ब्रह्मोस की जो ऑर्डर बुक है वो $6 बिलियन भी पहुंच चुकी है। तो ये मल्टी बोलते हैं ना, बहुत दूरादमी वाला ये विजिट है, जिसको कॉमनली हम समझ नहीं सकते। पर अगर बहुत सारी न्यूज को हम कोलेट करें, तो मेरे ख्याल से दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू विजिट ऑफ इंडिया रशियन रिलेशनशिप। बिल्कुल। तो दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर का रशिया विजिट एक सिंपल डिप्लोमेटिक कैलेंडर इवेंट समझना मुझे लगता है कि छोटी बात हो सकती है, लेकिन इस विजिट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत बड़ा है। एक फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, सैंक्शन वर्सेस हम वॉर्स देखें, एनर्जी जो इनसिक्योरिटी है, चाइना का राइज है, और साथ ही जो इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, इसी वक्त में भारत रशिया के साथ में इंगेजमेंट मेंटेन कर रहा है और ट्रेड पर बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी पर बात कर रहा है, साथ ही स्ट्रेटेजिक जो कॉपरेशन है उसको भी रिव्यू कर रहा है। ये जो है वो भारत की फॉरेन पॉलिसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इंगेजमेंट विदाउट सरेंडरिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत अमेरिका के साथ पार्टनरशिप करेगा, रशिया के साथ पार्टनरशिप करेगा, यूरोप के साथ पार्टनरशिप करेगा, ग्लोबल साउथ के साथ भी पार्टनरशिप करेगा, लेकिन डिसीजन जो है वो डिसीजन भारत में होगा। और शायद जो एस जयशंकर जी की रशिया विजिट है, इसका सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज भी यही है कि भारत किसी कैंप का जूनियर पार्टनर नहीं बनना चाहता। भारत एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक इंडिपेंडेंट पार्ट बनना चाहता है, लेकिन चैलेंज भी वही है। रशिया और चाइना की जो क्लोजनेस है वो बढ़ रही है। वेस्ट और पूरे जो रशिया है उसका कन्फ्रंटेशन जो है वो भी अभी कंटिन्यू है। और इंडिया को साइमल्टेनियसली सबके साथ रिलेशनशिप मैनेज करना भी अभी किसी भी स्ट्रेटेजिक ट्रैप में मतलब ऑफ कोर्स बिना फंसे वो सारी चीजें मेंटेन करनी है। और रशिया की जो मीटिंग्स हैं उसमें अग्रीमेंट्स होंगे, जो पब्लिक में ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन आएगी, है एमओयूज ये साइन हुआ वो साइन हुआ, लेकिन जो भारत के लिए रियल सक्सेस है वो ये होगी कि क्या भारत रशिया के साथ फ्रेंडशिप को प्रिजर्व कर सकता है, चाइना के स्ट्रेटेजिक चैलेंज को मैनेज कर सकता है, और अमेरिका के साथ पार्टनरशिप भी डीपन कर सकता है। बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड भारत का जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है वो किसी अलायंस का मेंबर बनना नहीं, बल्कि भारत की जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है वो अपने ऑप्शंस को ओपन रखना है। दोस्तों मैं उम्र जैदी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। उमेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।